हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का पहला चैप्टर लेकर के आए। मजा आ जाएगा पहले चैप्टर में भाई, क्या क्या पढ़ना है ये सबसे पहले हम बता दें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है कि भाई पूरे चैप्टर में जैसे कवर कर लो कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, ओके, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सबसे पहले नंबर पे इसमें एक चीज अर्थ देखनी है, परिभाषा देखनी है, परिभाषा के बाद में स्रोत देखना है, और स्रोत के बाद में जो मुख्य अधिनियम हैं उनके लिए देखना है। पहले चैप्टर में ये चार चीजें हैं और इन्हीं को चार को पढ़ने के बाद सारा का सारा जो चैप्टर है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए, एक भी सेकंड आपका बर्बाद ना हो उसके लिए मैं आपको बताऊं। और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, आपका भरोसा हम कभी टूट नहीं देंगे। आप अगर हमसे जुड़े हो, अगर आपने हमारा जो क्लास है उसको लेना शुरू कर दिया है, 100% मैं बताऊं पूरे यूट्यूब पे बच्चे कहीं घूमते रहे लेकिन इतनी सरल लैंग्वेज में, इतने सरल तरीके से उनको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप में से किसी का कोई फ्रेंड या आप लोगों के पास नंबर अगर ना हो तो 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारी सेवाएं ले सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर 1 है व्यावसायिक संनियम, और आपके जो बुक है उसमें व्यावसायिक नियमन के नाम से भी पहला चैप्टर हो सकता है दिया हुआ हो। क्या होता है, तो पहले नंबर पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है व्यावसायिक संनियम का अर्थ। भाई ये संनियम है, संनियम का अर्थ। ओके, देखो किसे कहते हैं व्यावसायिक संनियम। देखो, व्यावसायिक संनियम या व्यावसायिक नियमन दोनों का मतलब एक ही है। और क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। व्यावसायिक संनियम अथवा व्यावसायिक नियमन से आशय उन छोटे छोटे नियमों से जो व्यापार को विधिवत रूप से संचालित करने में उपयोगी हैं, जिनका सहारा लेकर के ना तो क्रेता का नुकसान हो ना विक्रेता का नुकसान हो। ऐसे नियमों जिनको पालन करते हुए व्यापार सफलतापूर्वक संचालित होता रहे, ऐसे नियमों को हम व्यावसायिक नियमन कहते हैं या व्यावसायिक संनियम कहते हैं। तो व्यावसायिक संनियम में व्यापार को नियमों में बांधा जाता है। अब व्यापार को नियम में बांधा जाता है या व्यापारी को नियम में बांधा जाता है? व्यापार को नियम में बांध दिया जाता है। व्यापारी क्या चला रहा है? व्यापार चला रहा है। ओके, जब व्यापार चला रहा है तो व्यापार कैसे चलाया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे ग्राहकों के साथ में बर्ताव किया जाए, ग्राहक भी तुम्हारे साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, और अगर वो उससे हटकर के बर्ताव करते हैं तो क्या प्रावधान होना चाहिए, इस संबंध में जितने भी नियम बने हुए हैं उन सबके इकट्ठे रूप को व्यावसायिक नियमन अथवा संनियम कहते हैं। बताओ, याद हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से सीखो। और सरल लैंग्वेज में मैं सिखा रहा हूं। व्यापार को विधिवत रूप से चलाने के लिए, जैसे आपने बिजनेस को खोला है या मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो भाई जितने मेरे यहाँ कस्टमर आ रहे हैं और वो हमारे यहाँ से कोई ना कोई लेन देन कर रहे हैं, अगर वो संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो वो क्या क्या हम पर कार्रवाई करवा सकते हैं, और अगर वो हमारा पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम भी उन पर कोई ना कोई कार्रवाई करवा सकते हैं, और आपस में फिर बाद में समझौता हो जाए। ऐसे नियमों को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक संनियम कहते हैं। तो व्यावसायिक संनियम कोई और नहीं है बल्कि वे नियम हैं, वे अवधारणाएं हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे वो सिद्धांत हैं जिनके द्वारा व्यापार सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तरक्की के साथ में चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए। उन नियमों को हम पालन करते हुए जब बिजनेस करते हैं तो उन्हीं नियमों के लिए हम व्यावसायिक संनियम कहते हैं। अब उम्मीद है याद हो गया होगा, कुछ और नहीं है। व्यापार को चलाने के लिए जो जरूरी नियम हैं, ओके, उनका पालन करना ही व्यावसायिक संनियम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे। तो परिभाषा हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं उनमें बहुत सरल है, और इसकी परिभाषा एकदम टू द पॉइंट आप लिखिएगा, ओके। और इसके बाद में आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके स्रोत कहां कहां से लिए गए हैं। देखो, व्यावसायिक संनियम के स्रोत का मतलब है कि ये पैदा कहां से हुए हैं, कहां से हम इनको उठा करके लाए हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये जो टॉपिक है आपको बुक में स्पष्ट मिलना मुश्किल पड़ता है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो व्यावसायिक संनियम हैं उनके लिए आप 4-5 भागों में बांट लीजिएगा, ठीक है। और ये कहां कहां से लिए गए हैं मैं सब बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आप रखिएगा क्या? व्यापारिक रीति रिवाज। व्यापारिक रीति रिवाज। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी
कॉमन लॉ, ठीक, अंग्रेजी कॉमन लॉ। तीसरे नंबर पे साम्य एवं न्याय सिद्धांत। और ये वाला दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, चलिए, आधारभूत न्यायिक निर्णय। यहां से ये 4 पॉइंट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन चारों के बेस पे जब आप बिजनेस चलाते हैं तो समझ लीजिएगा कि बिजनेस में कोई रुकावट आ ही नहीं जाती है, या कभी कभी वाद विवाद हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इन नियमों का पालन करके और उसके लिए सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण नियमों को हम कौन से नियम कहते हैं, व्यावसायिक संनियम कहते हैं। और व्यावसायिक संनियमों को कहाँ से लिया गया है, ये इसमें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले नंबर पे है व्यापारिक रीति रिवाज। मान लो कि हम बिजनेस चला रहे हैं और पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय, बिजनेस लॉ को पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझना है। जब आप अपने आप को व्यापारी समझोगे, कॉमर्स अच्छी समझ में आएगी, बिजनेस लॉ भी अच्छा समझ में आएगा। अब समझ लो कि हम सब लोग व्यापारी हैं, ठीक। अब पता चला कि कोई एक कस्टमर आया, वही गलत है हमारी नजरों में और वो लड़ाई झगड़ा हमसे कर बैठा। क्या बताओ, एक अच्छे व्यापारी का काम लड़ाई झगड़ा करना है? नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे कि उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जब उसे सुलझाने का प्रयास करोगे बेटा, तो कहां से, व्यापारिक रीति रिवाज से। व्यापारिक रीति रिवाज का मतलब है प्राचीन काल से कुछ रीतियां चली आ रही, कुछ नियम चले आ रहे हैं, कुछ बातें चली आ रही, उनका पालन करके व्यापारिक रीति रिवाज के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये होते कैसे, मान लो कि एक व्यक्ति है, हमने उसके लिए कोई माल बेचा और बेचने के बाद में क्या हुआ कि वो घर ले गया, और घर लेने के बाद में फिर वो वापस आता है, कहता है भाई तुमने जो सामान दिया ये तो खराब दे दिया है। अब जब उसने खराब दे दिया है या टूट फूट गया है और पता चला कि आपका भी नुकसान होगा, आपने दिया तो सही था लेकिन अब वो वापस आपका भी नहीं होगा, क्या होगा कि वो 1000 रुपए का कोई सामान है, तो व्यापारिक रीति रिवाज कहता है कि भैया ऐसा करो कि तुम भी 500 रुपए झेलो और तुम भी 500 रुपए, यानी 500 रुपए व्यापारी और 500 रुपए दूसरा पक्ष। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ये, ठीक है, यानी व्यापारिक रीति रिवाज चले आए हैं। दूसरी चीज है, ग्राहक नाराज ना होने पाए, इसलिए व्यापारी को थोड़ा दब लेना चाहिए। यह प्राचीन समय से ही रीति चली आ रही है। तो इनके द्वारा जितने भी न्याय कर दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं व्यापारिक रीति रिवाज। अब कोई व्यक्ति इन कानूनों के द्वारा फैसला नहीं मानता है, भाई अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिए गए हैं कुछ नियम। अब अंग्रेजी कॉमन लॉ से जो नियम लिए गए हैं, जाहिर सी बात है ये अंग्रेजों के शासन में लिए गए, और वहाँ से जो अंग्रेजी कॉमन लॉ है वो ये कहता है कि उसमें एक बहस जैसा होगा और दोनों लोगों की सुनी जाएगी और उसके बाद में निर्णय निकाला जाएगा, और जब निर्णय निकाला जाएगा तो उसी के हिसाब से जो व्यक्ति जवाबदेह होगा उसी के द्वारा मतलब नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो अंग्रेजी लॉ में क्या है कि कई चीजें और जोड़ी गई। तो ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे पंच निर्णय। ये पंच निर्णय का मतलब क्या होता है? पंच निर्णय का मतलब है कि जिम्मेदार 5 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को और अधिकतम जितनी संख्या हो सब लोगों को भैया बिठा लो और जो जो बातें हुई हैं आमने सामने करो। पंच का मतलब 5 ही से नहीं है, मैं लगभग में एक पंचायत जैसी करना, यानी 2, 4, 6 लोग मिलकर के और वो सारी समस्याओं को सुने और दोनों पक्षों की बातों को सुने और सुनने के बाद में निपटाएं। इसी को हम कहते हैं पंच निर्णय। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कॉमर्स में इंडिया का नंबर 1 चैनल ये बनने जा रहा है। बहुत कम समय हुआ है, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। भाई बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो बहम में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या यूट्यूब पे सब फ्री लुट रहा है। फ्री चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं और अच्छी चीज़ें कभी फ्री नहीं होती हैं, 100% है ये। जब मज़ा यार देखो तभी है जब हम तुमसे कुछ ले रहे हो, तभी हम तुम्हारे लिए भरपूर रूप से हम सेवा दे पाएंगे। और बहुत से लोग हैं कि जो सिर्फ ये सोचते हैं नहीं फ्री फ्री फ्री, तो भैया अगर फ्री में ही नहीं करोगे खर्च तो करते रहोगे सर्च। बस यूट्यूब है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर वास्तव में सही पढ़ाई करनी है तो एक विधिवत प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और तुरंत
बेहतर रहेगा कि समय बहुत कम है, आप हमारे यहाँ पेड क्लास ज्वाइन कर लो। बहुत सस्ता, और इतना सस्ता कि आपने सोचा ना होगा, एक बहुत सिस्टम से आपके लिए तैयार करा दिया जाएगा। ओके, तो आइए आगे। पंच निर्णय में 5, 6, 10, 20 लोगों को बिठा करके पंचायत कर ली जाती है और निपटा दिया जाता है, तो पंच निर्णय से लिए हुए हैं। इसके बाद में साम्य एवं न्याय सिद्धांत, ये क्या होता है? साम्य का मतलब होता है समानता और न्याय का मतलब होता है न्याय सिद्धांत, यानी वह सिद्धांत जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद करोगे किताबों से होंगे ही नहीं। बिजनेस लॉ वो चीज है जो किताबों से याद होना नहीं चाहती है। बच्चे बहुत जोर लगाते हैं, समझने से समझ में आएगा। साम्य का मतलब होता है समानता, यानी देखेंगे ये तराजू है जहां जज महोदय बैठे हुए हैं एक कुर्सी डाल करके, एक दो दोनों पल्लों की सुन रहे हैं और इसके बाद सुनने के बाद में कोई जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो साम्य एवं न्याय सिद्धांत से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आधारभूत व्यावसायिक निर्णय, ये क्या है? ये निर्णय वो हैं जो पहले से ही कोर्ट डिसीजन दे चुका है। कहां से? पहले से ही जो निर्णय हो चुके हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत मुकदमे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट क्या है, उनकी सुनता है, और सुनने के बाद में अगर किसी एक जज ने कोई भी निर्णय दे दिया, जैसे मान लीजिएगा कि क्रेता और विक्रेता दो के बीच में जब भी मुकदमेबाजी होती है तो पता कौन जीतता है? ज्यादातर 99% क्रेता के पक्ष में, खरीदने वाले के पक्ष में जाता है। मालिक में और नौकर में अगर मुकदमादारी होती है तो पता निर्णय किसे मिलता है? हमेशा ज्यादातर जो मजदूर होता है, जो नौकर होता है, उसकी जिताया जाता है। क्यों जिताया जाता है? क्योंकि साम्य एवं न्याय सिद्धांत, छोटे पहलू का, छोटे पक्ष का अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर दूसरे लोगों की भावनाओं की कद्र की जाती है और दूसरे के हम हित की बात करते हैं। इसके बाद में आधारभूत व्यावसायिक निर्णय का मतलब है कि पहले से ही निर्णय दिए जा चुके हैं। जैसे कोई एक विवाद ले लो जो बरसों से पुराना चलता आ रहा हो, लेन देन के पीछे हो गया हो, अब कोई पोलाइट जज होगा, उसने कोई निर्णय दे दिया होगा, उसी के बेस पे दूसरा वकील तुम्हारे मुकदमे को डाल देता है, साहब उस डेट में, उस ईयर में एक जज साहब ने ऐसा निर्णय दिया था, उस निर्णय के आधार पे आपको भी निर्णय दे देना चाहिए। इसे हम कहते हैं आधारभूत न्यायिक निर्णय। ऐसे समझ में नहीं आया? दूसरा तरीका समझ लो। एक चोर है, वो चोरी करके कुछ धन भाग रहा था और पता चला कि रास्ते में उसे भीड़ ने पकड़ लिया, बंद कर दिया गया उसके लिए, और बंद करने के बाद में उसने जेल काटी, और जेल काटने के बाद में उस पर सुनवाई हुई और जज महोदय ने उसको 2000 रुपए के जुर्माने के साथ में उसके लिए बरी कर दिया। अब दोबारा में क्या हुआ? कोई और चोर पकड़ा गया। अब वो उसका वकील जाता, कहता है साहब उन समय उन जज साहब ने ऐसी ही चोरी कर रहा था, ऐसा ही केस था, मिलता जुलता था, और उस समय भी ये जो चोर है ऐसी हरकतें कर रहा था। हरकतें का मतलब है चोरी कर रहा था, जैसे भी हो भाई, हमको तो ज़्यादा कानून के बारे में इतना नहीं बताना यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उन जज साहब ने उस चोर को छोड़ दिया, भैया ऐसा करो तुम भी इसको छोड़ दो, तो जज साहब सोचते हैं, क्या सोचते हैं भाई, वो तो कानून बना हुआ है। आधारभूत न्यायिक निर्णय अगर किसी जज ने जजमेंट दे दिया तो उसी जजमेंट के बेस पे इसका भी जजमेंट होगा। तो इनको हम कहते हैं आधारभूत। तो ये एग्जाम्पल थे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए बताते हैं कि बेटा व्यावसायिक संनियम में कौन कौन से अनुबंध हैं जिनको हम सबसे पहले तैयार करें। तो इसको बाइप कर दें तभी आपके लिए कराते हैं। ओके, ठीक है, ये अब साफ हो चुका है। और अब हम बात करते हैं कि व्यावसायिक संनियम में कौन कौन से नियम हैं जो हमें पूरे बिजनेस लॉ में पढ़ना है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल इसलिए हो जाती है कि जो महत्वपूर्ण जो नियम हैं, देखो मैं कितनी सरल ट्रिक से तैयार कराता हूं, सारा का सारा तैयार अभी हो जाएगा। चलिए, और भूल भी नहीं सकते, गारंटी है इस बात की। चलिए आइए समझाते हैं व्यावसायिक संनियम के प्रमुख अनुबंध अधिनियम। यानी अधिनियम का मतलब समझ रहे हैं, वो एक कानून से लिया जाता है। ठीक है, यानी कौन कौन से हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात जो स्टार्टिंग हुई थी, वो स्टार्टिंग हुई थी पहले नंबर पे भारतीय अनुबंध
भारतीय अनुबंध अधिनियम, और ये बना था 1872 में। सने भी याद हो जाएंगे, वर्ष भी याद हो जाएंगे। कॉमर्स के बच्चों को जल्दी वर्ष याद नहीं होते, ट्रिक से बताएंगे सब याद होता हुआ चला जाएगा। 1872, 18 चौक 72, तो 1872 ऐसे करके याद रखोगे। यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम, पहला अधिनियम यहीं से स्टार्ट हुए हैं। ओके, इससे पहले तो व्यापारिक निर्णय हुआ करते थे। ठीक, यहां से कानून हमारा वास्तविक रूप से शुरू हुआ। ये तब शुरू हुआ जब क्या होता था कि पढ़ा लिखा समाज कम था, कुछ पढ़े लिखे लोग ही अपने यहाँ मुनीम रख लेते थे, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। और व्यापार का हिसाब किताब लेखा जोखा है वो एक जो व्यक्ति उनके पास में बैठता था, जिसको हम रोकड़िया के नाम से जानते हैं और मुनीम के नाम से जानते हैं, वर्तमान समय में उसी का नाम कैशियर के रख दिया गया है। तो भैया वो क्या करता था कि वो जो ग्राहक होते थे उनको पता, हाँ रामलाल आ गए, इनसे छिड़ते हैं हम और इनकी चलो लहर निकालनी है। रामलाल ने लिए तो 500 रुपये और अंगूठा लगवा लिया उनका 5000 रुपये, तहत तरह की। अब क्या हुआ, अब तो भाई जो लाला जी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ तूने 500 ना भैया 5000 लिए। तो वहाँ पर दिक्कतें पैदा होती थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक भारतीय अनुबंध अधिनियम बना, और वो जो अधिनियम था केवल कॉन्ट्रैक्ट पर था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के, ये पैसे लेन देन से नहीं था, किसी भी व्यक्ति के लिए हम अगर कोई भी सौदा करेंगे, कोई बात अपनी रखेंगे, कोई अनुबंध रखेंगे, जैसे हम ने जो लोग शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके पास में कॉस्ट अकाउंटिंग है, कंपनी लॉ है, ओके कंपनी लॉ, और बीआरएफ है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। इनका हमने ठेका लिया हुआ है कि अभी तक तो हम इनके लिए चलिए अभी भी जो ये वीडियो को देख रहे हैं, इन तीनों को हम पूरा फुल कोर्स 1000 में करा रहे हैं। ठीक है, सबसे कम फीस रखी है और पेमेंट भी ऑनलाइन ले रहे हैं। ठीक, और कोई भी बच्चा परेशान ना हो इसके लिए स्टाफ को भी लगा रखा है। तो भैया पहले ये बताओ, तीनों कोर्स की जब पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हमारा अनुबंध हो गया आपसे। अनुबंध का मतलब अनुशासन में बंधना। तुमने अगर ये फीस यहाँ जमा कर दी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमने हमको परचेज कर लिया है। और हमने अगर 1000 रुपीज़ ऑनलाइन ले लिए हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आपको सेवा नहीं देंगे। सेवा नहीं देंगे भैया, तुम्हारे पास प्रूफ है ये भैया हमने पेमेंट किया है और अकाउंट में किया है, कैश तो दिया नहीं जो चला जाएगा। और इस तरह से ये एक अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब दोनों पक्ष अनुशासन में बंधेंगे। और अनुशासन क्या होगा, हम आपका मान सम्मान, आप हमारा मान सम्मान। इस तरह का जब व्यापार होगा, इस तरह का जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो समझ लो कि वहां पर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू होगा। अगर तुमसे कोई व्यक्ति पैसा लेने के बाद अगर आपकी सही सुनता है, आपकी सेवा नहीं करता है सही से, तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है और उसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भाई 1000 या तो 1000 पूरे वापस करने पड़ेंगे, या क्या होगा भाई 2000 भी वापस करना हो सकता है। क्यों? दूसरे वाला व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। यही चीज हमें अनुशासन में बांधती है। तो पहला एक चीज तो ये क्लियर हो गई, एक तीर से दो निशाने हो गए यार। हमारा भी हमने अपना भी ऐड कर लिया, ठीक है। कोई बच्चे ये ना सोचे आप जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं पूरे भारत की हिंदी मीडियम की नंबर 1 कोचिंग अपनी बनाएंगे, ठीक है। ऐसा पढ़ाएंगे पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं नहीं कोई पढ़ाएगा, ना तो इतने सस्ते में ना इतने अच्छे से, ठीक है। और किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं थी ये बात। दूसरा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किसी से कर लिया, अब खरीदा बेची होगी। तो दूसरे नंबर पे इसी के बाद एक अधिनियम आया जो कि है वस्तु विक्रय अधिनियम। बस यहां से जो कानून है उनकी झड़ी स्टार्ट हो गई। ये आया था 1930 में, ठीक। 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम, याद रहेगा 1872 और 1930 में आया वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम क्या था कि किसी भी वस्तु को जब हम बेचेंगे तो क्रेता को अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो हम उसको जानकारी देंगे, हम सारी उसके लिए अच्छाइयाँ बताएंगे। लेकिन ये कतई नहीं कहता कानून की किसी भी वस्तु की बुराइयाँ बताओ। जैसे ये पेन है, बहुत अच्छा चलता है, जब हम किसी पर गए दुकान पर, उसने कहा भाई गुरुजी ये वाला पेन ले जाओ, बहुत अच्छा चलेगा, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साफ दिखाई देगा हैं और कुल मिला करके अच्छा है।
उसने ये नहीं बताया कि जेब पे लगाओगे तो इसमें कैप है ही नहीं, सिर्फ ऐसे रख सकते हो, कैप है ही नहीं, झुकेंगे गिर जाएगा, इसमें कमी थी। बुक इसको हमें देखनी चाहिए, ओके, हमें देखनी चाहिए। और वहीं पर हम आपको बताएं कि एक दूसरी कंपनी का पेन जिसमें जो मार्कर वगैरह होता है उसमें ये एक सुविधा दी हुई है कि भैया एक ये देख रहे हो आप लोग, दिख रहा होगा, ये कैप भी है, ये कैप है, इसको भाई आराम से हम जेब पे भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर समझाने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल के साथ सीखो कि इस वस्तु, ये विक्रेता बता रहा है कि बहुत अच्छी है, लेकिन खरीदने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है इसमें या नहीं हो रही, ये जिम्मेदारी उसकी भी होगी। तो मैंने कहा ना कि जो हमारा बिजनेस लॉ है ये दोनों के लिए प्रोटेक्ट करता है। अब ये देखने वाली चीज साफ दिख रही है, इसमें कैप नहीं है, फिर भी हम इसको खरीद के लाए, अगले दिन जाते हैं विक्रेता से कहते हैं तुमने ये कैसे कर दिया, इसमें ये नहीं वो नहीं, वो वापस नहीं करेगा, गलती किसकी है, खरीदने वाले की है। तो जिसमें क्रेता के और विक्रेता के दोनों का संरक्षण किया जाए, ऐसे अधिनियम को वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 कहते हैं। ठीक, इसके बाद में 1930 के बाद में भाई क्या हुआ कि वस्तुएं खूब बिकने लगी, और जब बिकने लगी तो व्यापार बड़ा करना पड़ा। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रही कि वो व्यापार कर ले, तभी उसने क्या किया कि और लोगों को व्यापार में शामिल करना शुरू कर दिया, और आ गया तभी साझेदारी, भारतीय साझेदारी, सबके पहले भारतीय लग जाएगा, ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 आ गया। भाई साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है, वो ये करता है कि 2 साझेदार या 2 से अधिक साझेदार, बैंकिंग व्यापार है तो 10 और सामान्य साझेदारी है तो 20, लेकिन इसकी संख्या कुछ शर्तों के अनुसार 50 भी निर्धारित की गई। लेकिन यहां पर साझेदारी बिजनेस को कैसे करके चलाओगे, कैसे उसमें सारी चीजों का पालन करोगे, वो सब चीजें यहां पर किसी भी साझेदार के साथ अहित ना होने पाए, चालाक वाला जो कम होशियार है उसके साथ अहित ना करने पाए, उसके लिए उन्होंने कानून बना दिया जो कि साझेदारी अधिनियम 1932 बना। इस नियम का जरूरी नहीं कि साझेदारी फर्म का आप पंजीयन कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराना आज भी जरूरी नहीं है भैया, जिसकी इच्छा है वो रजिस्ट्रेशन कराए, जिसकी इच्छा नहीं है वो रजिस्ट्रेशन ना कराए, ठीक है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो क्या फायदा है, फायदा यह है कि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करेगा, कानून फर्म का साथ देगा, आप लोन लेने जाओगे बैंक लोन आसानी से दे देगी, आप व्यापार का विस्तार करना चाहोगे आराम से हो जाएगा, ये इसके फायदे हैं। अब इसके बाद में भाई साझेदारी अधिनियम भी हो गई। अब साझेदारी में पैसा और लगाने के लिए एक और अनुबंध आया जो बैंकों से रिलेटेड था, तो चौथे नंबर पे बैंकिंग अधिनियम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम आया 1949 में। मैं एक क्रम से बताता चलूंगा इधर, यानी बढ़ते क्रम में, जिससे कोई चीज भूलोगे नहीं। प्राचीन समय में व्यापार करने का अनुबंध किया जाता था, अनुबंध से स्टार्ट हुआ, अनुबंध करोगे क्रय विक्रय करोगे, भाई वस्तु विक्रय अधिनियम आ गया, वस्तु विक्रय बेचने वाला साझेदार बनाएगा, साझेदारी अधिनियम आ गया, पैसा चाहिए तो भाई बैंकिंग अधिनियम आ गया। अब इसके बाद में क्या आया, अरे और व्यापार बढ़ गया तभी हमारा कंपनी अधिनियम आ गया, कंपनी अधिनियम। ये कब आया, 1956 में। यानी कंपनियां कैसे व्यापार करेंगे, कैसे स्थापना होगी कंपनियों की, उनके संचालक कैसे कंपनियों को चलाएंगे, कितना मुनाफा कमाएंगी, ये सारी बातें रेगुलेट करने के लिए, यानी नियम में बांधने के लिए जो अधिनियम आया वो कंपनी अधिनियम 1956 आया। और इसमें संशोधन कर करके बृहद संशोधन हुआ 2013 में। तो इस समय अगर एग्जाम में पेपर में आए कि कंपनी अधिनियम कौन सा चल रहा है, तो 2013 चल रहा है, अब 1956 नहीं है। 1956 को खत्म करके 2013 बना दिया गया। और पहले एक व्यक्ति कंपनी का मालिक नहीं हो सकता था, लेकिन अब एक व्यक्ति कंपनी बन चुकी है, एक व्यक्ति कंपनी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही निकल करके आई है। ठीक, अब किताबों से अगर इस तरह से देखोगे लिखा हुआ नहीं है वहां, तो भाई इतनी टफ लैंग्वेज है कि कुछ मत पूछो। हाँ, पीडीएफ नोट जिनके पास पहुंचे होंगे उन्हें मजा आ रहा होगा, वहां पर बहुत सारा लैंग्वेज हमने जैसी यहाँ पर है वैसी हमने वहां पर रखी है, और बिल्कुल कबाड़ नहीं भरा है, एकदम फ्रेश माल वहां पर रखा हुआ है, यानी जो मेन चीजें हैं। अब इसके बाद में कंपनियां क्या हुआ कि खूब जम करके व्यापार की, और इतना अच्छा सा व्यापार की कि उन्होंने मतलब अपने को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलाया, लेकिन साथ साथ में लालच ज़्यादा आ गया। और उन्होंने क्या है कि कंज्यूमर की क्या करना शुरू कर दी, कंज्यूमर की उन्होंने कहीं ना कहीं हनन करना शुरू कर दिया, निचोड़ना शुरू कर दिया कंज्यूमर के लिए। और तभी
कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट आ गया, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बोले ले कोई कंपनी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कहता है कि कोई भी कंपनी और कोई भी विक्रेता कहीं से भी किसी हमारे उपभोक्ता के साथ अन्याय नहीं कर सकता, ना कम तौल सकता है, ना गड़बड़ कर सकता है, ना मिलावट कर सकता है, ना भ्रष्टाचार कर सकता है। देख रहे हैं हमारे जो भारतीय त्योहार हैं उनमें तमाम मिठाइयाँ बनती, चाहे किसी भी धर्म में चले जाइएगा, ठीक है, हिंदू में चले जाएगा होली है, दीपावली है, मिष्ठान के बिना त्योहार नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में चले जाइएगा, ईद जो होती है, सेवाइयों का कोई त्यौहार होता है, ठीक है, तो उन सब में देखिए मिठाइयों का रीति रिवाज होता है। सिखों में चले जाएंगे तो मैंने बहुत सारी जो है पार्टियां अटेंड की हैं, सुबह को हलवा, मीठा और चना और उसके साथ में रेवड़ी वगैरह है वो भी सब मिली है। ईसाइयों में चले जाएंगे तो जो 25 दिसंबर होता है उसमें भी मिठाइयों का ही वितरण होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे त्योहारों पे जो भी विक्रेता उसमें मिलावट करता है, कम तौलता है, गड़बड़ करता है, तो समझ लो कि उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत डिशुम कर दिया जाएगा। डिशुम करने का मतलब है मार नहीं दिया जाएगा यार, उस पर कानून का शिकंजा कस दिया जाएगा, ठीक है, उस पर ऐसा भारी जुर्माना डाला जाएगा कि वो भी याद रखेगा क्या हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का संरक्षण होता है। और यही नहीं, मिलावट में यही चीजें नहीं है, मशीन खरीदो है, कोई भी वस्तु खरीदो, मोबाइल खरीदो, टीवी खरीदो, खराब निकल जाए, जरा जाओ तो वकील के पास, वो एक ही दो नोटिस भेजेगा, कंपनी वाला कहेगा भैया हम ठीक कर रहे हैं। क्यों? बदनामी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, है तो बदनामी ना होने पाए। हम लोग भी यही डरते हैं, हमारा देखिए गले की आवाज बैठ जाती, लेकिन हम ये चाहते कि ऐसा पढ़ाएं कि हर बच्चा हमसे संतुष्ट होने पाए। तो भाई हर व्यक्ति ये चाहता, कोई नहीं चाहता किसी का अहेतो, ओके। और इसके बाद में 7वें नंबर पे बेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम हमारा बना और वो कहलाया क्या, फेमा। फेमा अधिनियम अंग्रेजी में कहते हैं FEMA, पूरा नाम है इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी में मैं इसके लिए लिख देता हूं, हिंदी में इसका नाम है विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन, और ये बना है 2000 में। किसकी जगह पे बना है? ये बना फेरा की, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। यानी हमारे देश से जो माल दूसरे देश को जा रहा है, दूसरे देश से माल हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश के लोग कहते हैं ओए हमारा रुपया ज्यादा है, दूसरे देश के कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ नहीं ज्यादा, हमारा ज्यादा है। तो भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, व्यापार संतुलित चलते रहे, सबका भुगतान हो जाए। तो इसके लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसमें हर देश की मुद्रा जमा है। वो क्या करती है संस्था, तुमने जिस देश से पैसा लिया है, जिस देश से माल लिया है, तुम्हारा पैसा उठाएगी, उस देश को दे देगी, उसी देश का दे देगी, तुम्हारा वही रखा है, लेकिन तुम्हारे में से उतना कम हो जाएगा। अगर हमारे देश का माल दूसरी जगह जा रहा है, उस देश की मुद्रा को उठाएगी, वो अलग रखेगी, और उतने के बराबर वजन की मुद्रा, बराबर की मुद्रा, उतने रुपए के बराबर इंडिया का पेमेंट हमें मिल जाएगा। इससे क्या होता है, सब कुछ एडजस्ट होता रहता है, लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, यानी व्यापार संतुलन बना रहे। इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, एक दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वस्तु विक्रय अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चार में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने हैं। संजीव सर ने कह दिया तो मिलेंगे। अब इनको लिखना कैसे है, इसके लिए भाई आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से आप अच्छे से गाइड ले लीजिए, और मैं जो बच्चों का ठेका लिया हूँ, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उन बच्चों को मैं बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में लिख के आना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हारी कॉपी नहीं, तुम्हारी जो योग्यता है वो सामने प्रदर्शित होनी चाहिए कॉपी के अंदर, और जो प्रोफेसर महोदय हैं कॉपी आपकी चेक करेंगे और वहाँ पर झलकना चाहिए कि हाँ बच्चे ने कुछ सीखा है। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर दें। आज का जो चैप्टर था वो यहाँ तक हुआ, लेकिन रिवीजन जरूर सुन लो यार। क्या है व्यावसायिक नियमन या संनियम? व्यापार में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई विधिवत रूप से वो चलता रहे, इसी के लिए जो छोटे छोटे कानून बनाए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं को हम व्यावसायिक संनियम कहते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो हमने आपको बताया कि व्यापारिक रीति रिवाज से लिए गए हैं,
पंच निर्णय से लिए गए। पंच निर्णय का मतलब पंचायत द्वारा निर्णय से। अंग्रेजी कॉमन लॉ से लिए गए हैं और साम्य न्याय सिद्धांत से लिए गए हैं। और यहीं पर इतने जो निर्णय हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाते हैं। और अगर फिर भी एक कमी है तो आधारभूत जो निर्णय हुए हैं उनके बेस पे लिए गए। 5 याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कि अनुबंध, मतलब इसमें कौन कौन से अधिनियम है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कितने में बना हुआ, अरे मैंने लिखा ही नहीं, 1986। ठीक है, ये बना था 1986 में। ठीक है, और इसके बाद में फेमा बना है सन कितने में, 2000 में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।